अरे वाह। भारत की इकोनॉमी तो रॉकेट की तरह उड़ रही है। हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल पर आजकल बस यही सुनने को मिलता है, राइट। मैक्रो इकोनॉमिक डेटा सच में कमाल का है। लेकिन जरा रुकिए। जब महीने की आखिरी तारीख को एक आम मिडिल क्लास इंसान अपना बैंक बैलेंस चेक करता है ना, तो एक बहुत बड़ा और बहुत डरावना सवाल सामने खड़ा हो जाता है। अगर देश में इतनी वेल्थ बढ़ रही है तो भाई हमारी जेबें खाली क्यों हैं? आज के इस डीप एनालिसिस में हम डेटा और एकदम सॉलिड फैक्ट्स के जरिए समझेंगे कि क्या सच में भारत में कोई रिसेशन यानी मंदी आ रही है, और आखिर क्यों मिडिल क्लास इतनी भयंकर आर्थिक और मानसिक परेशानी से गुजर रहा है। चलिए एकदम जड़ तक जाते हैं इसके। अब देखिए, इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, लेकिन आम आदमी इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने आज लाखों पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स की रातों की नींद उड़ा रखी है। मतलब एक तरफ तो जीडीपी आसमान छू रही है और दूसरी तरफ घर के खर्चे बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। होता क्या है, फोन पर सैलरी क्रेडिटेड का मैसेज आता है और कुछ ही दिनों में वो सारा पैसा कहाँ उड़ जाता है, हवा ही नहीं लगती। आज हम भारी भरकम इकोनॉमिक्स वाली बातें नहीं करेंगे। आज बात होगी उस साइलेंट एंग्जाइटी की, उस खामोश टेंशन की जो हर उस इंसान के दिमाग में चल रही है, जो रोज सुबह तैयार होकर ऑफिस तो जाता है लेकिन अंदर ही अंदर अपने परिवार के फ्यूचर को लेकर डरा हुआ है। और ये बात हर घर में कभी ना कभी जरूर सुनने को मिलती है कि लोग पहले कम कमाते थे लेकिन ज्यादा बचा लेते थे। सीरियसली, ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो सीधे दिल पर लगती है। याद कीजिए पुरानी जनरेशन को, उनकी नॉमिनल सैलरी आज के मुकाबले कितनी कम हुआ करती थी। फिर भी वो घर भी बना लेते थे, बच्चों की पढ़ाई भी फर्स्ट क्लास करवा देते थे और अच्छी खासी सेविंग्स भी कर लेते थे। और आज का जो मॉडर्न वर्कफोर्स है, वो लाखों रुपए कमाने के बावजूद महीने के आखिर में उसी जीरो बैलेंस पर आकर खड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों है? आखिर ये हाई अर्निंग जनरेशन वेल्थ क्यों नहीं बना पा रही? तो चलिए आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, द साइलेंट मिडिल क्लास क्राइसिस। एक ऐसा खामोश संकट जो अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। इस ग्रोथ रिसेशन की डेफिनेशन को जरा ध्यान से देखिए। ये एक बड़ा ही अजीब सा इकोनॉमिक पैराडॉक्स है। होता क्या है कि देश की नेशनल जीडीपी तो लगातार ऊपर जा रही होती है, लेकिन जो आम नागरिक है वो जॉब्स की कमी, बेतहाशा महंगाई और गिरते हुए लिविंग स्टैंडर्ड से बुरी तरह जूझ रहा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस दर्द को, इस रोजमर्रा के स्ट्रगल को महसूस करने के लिए ना किसी ऑफिशियल रिसेशन की अनाउंसमेंट का इंतजार नहीं करना पड़ता। वो दर्द आज इसी वक्त हर घर में मौजूद है। अब बढ़ते हैं आगे। राइजिंग कॉस्ट्स और श्रिंकिंग वेल्थ। खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं और जमा पूंजी सिकुड़ती जा रही है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। न्यूज़ में हमें अक्सर बताया जाता है कि भाई हेडलाइन इन्फ्लेशन तो सिर्फ 3.5% के आसपास है, सब बढ़िया है। लेकिन जो असली जिंदगी है ना, वहाँ खाने पीने की चीज़ों, सब्जियों और दूध की महंगाई 4% से कहीं ऊपर जा चुकी है। और पिक्चर अभी बाकी है। एजुकेशन इन्फ्लेशन को देखिए, 10 से 12% के रेट से बढ़ रही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर 6 साल में बच्चों की पढ़ाई का खर्च डबल हो रहा है। और मेडिकल इन्फ्लेशन, वो तो सीधे 14% पर बैठी है। खुदा न करे अगर घर में कोई एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए ना, तो सालों की जोड़ी हुई सेविंग्स एक झटके में साफ हो जाती है। सच तो यह है कि हमारी जो सैलरी इंक्रीमेंट है वो इस डबल डिजिट महंगाई के आसपास भी फटक पा रही। अब ये जो नंबर है ना आपकी स्क्रीन पर, ये लिटरली होश उड़ा देने वाला है। 6,75,00,000 रुपए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का ये अनुमान है कि आज के टाइम में भारत के किसी भी बड़े मेट्रो शहर में एक बच्चे को जन्म से लेकर 21 साल की उम्र तक पालने का, जिसमें उसकी स्कूलिंग, अच्छे कॉलेज की फीस, कोचिंग और बेसिक लाइफस्टाइल शामिल है, ये पूरा खर्च लगभग 6.25 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करना आज एक आम नौकरी पेशा इंसान के लिए सच कहूं तो लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। तो अब आते हैं एक और डराने वाले मुद्दे पर, एआई, जॉब्स एंड डिग्रीज। नौकरियां और इस बदलती हुई दुनिया का असली सच। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ का ये डेटा सच में आंखें खोलने वाला है। ग्राफ में एकदम साफ दिख रहा है कि जो युवा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनके हाथ में बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, अजीब बात है ना कि उनके लिए नौकरी ढूंढना उन लोगों से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है जिनके पास कम फॉर्मल एजुकेशन है। मतलब आज के टाइम में सिर्फ एक डिग्री होना किसी भी तरह से एक स्टेबल फ्यूचर की गारंटी बिल्कुल नहीं रह गया है। और इसी सिचुएशन को कहते हैं द ग्रेजुएट पैराडॉक्स। सोचिए, एक तरफ तो भारत हर साल लगभग 90 लाख नए ग्रेजुएट्स को वर्कफोर्स में जोड़ रहा है, सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ अच्छी क्वालिटी की जो वाइट कॉलर नौकरियां हैं वो तेज़ी से सिकुड़ रही हैं। हर जगह हायरिंग फ्रीज चल रहे हैं, फ्रेशर्स को बहुत ही कम सैलरी ऑफर की जा रही है और नतीजा ये है कि ग्रेजुएट्स में लगभग 40% की बेरोजगारी दर देखी जा रही है।
और यही तो सबसे बड़ा रीज़न है कि आज का जो यंगस्टर है वो प्राइवेट जॉब्स की इनसिक्योरिटी से इतना डरा हुआ है कि वो अपनी जवानी के कई साल सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी में निकाल रहा है। छटनी यानी लेऑफ्स के जो नंबर्स हैं, ये किसी बुरे सपने से कम नहीं हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की टॉप 5 आईटी कंपनियों का वर्कफोर्स बढ़ने के बजाय लगभग 7,000 कम हो गया है। अकेले टीसीएस ने 23,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ कम कर दिए हैं। स्टार्टअप्स का भी यही हाल है। सिर्फ पहले क्वार्टर में ही 1,700 नौकरियां चली गई। अब सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? रीज़न है पीपल प्लस एआई मॉडल। कंपनियां अब इंसानों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही हैं कॉस्ट कटिंग करने के लिए। तो क्या एआई भारत की वाइट कॉलर जॉब्स को परमानेंटली खत्म कर देगा? ये जो डर था ना, वो अब धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा है। इसके बाद बात करते हैं एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप की, ट्रैप्ड इन ईएमआई कल्चर। कैसे एक पूरा का पूरा परिवार कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। एक आम परिवार के इस बजट ब्रेकडाउन को जरा गौर से देखिए। सैलरी का लगभग 38% हिस्सा सीधे ईएमआई में जा रहा है। प्रॉपर्टी के दाम तो इतने बढ़ चुके हैं कि बड़े शहरों में अपना घर लेना मिडिल क्लास के लिए एक सपना सा हो गया है। फिर भी एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए लोग महंगे होम लोन, कार लोन या क्रेडिट कार्ड की ईएमआई भर रहे हैं। इसके बाद जो 39% हिस्सा है वो रेंट, बिजली, राशन जैसी बेसिक ज़रूरतों में उड़ जाता है। आखिर में बचत और शौक पूरे करने के लिए बचता क्या है? मुश्किल से 23%। मतलब सैलरी अकाउंट में आने से पहले ही ईएमआई कटने की लाइन में लग जाती है। यही वो सबसे बड़ा इल्यूजन है। बाहर से सब एकदम अमीर और सेटल्ड दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से सब एक सिस्टमैटिक डेट यानी कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसे हैं। और सच बताऊं, इसी वजह से भारत का मिडिल क्लास आज सिर्फ पैसों की कमी से नहीं जूझ रहा, बल्कि वो एक भयंकर मानसिक थकान, बर्नआउट और मेंटल एग्जॉशन से भी लड़ रहा है। ये सिचुएशन कितनी सीरियस है, ये इस एक नंबर से समझ आ जाएगा। भारत में 28 करोड़ से ज़्यादा ऐसे बोरोवर्स हैं जिन पर एवरेज 4,80,000 रुपए का लोन पेंडिंग है। अब सोचिए ज़रा, जब किसी के सर पर इतना बड़ा कर्ज हो तो नौकरी जाने के डर सिर्फ एक प्रोफेशनल प्रॉब्लम थोड़ी रह जाता है, वो तो सीधे एक जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाता है। इस मेंटल प्रेशर के अंदर इंसान ग्रो करने के बारे में तो सोच ही नहीं सकता, वो बस किसी तरह हर दिन सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैक्रो ग्रोथ वर्सेस डेली रियलिटी। कागजों की ग्रोथ और रोजमर्रा की असलियत में क्या फर्क है? ऐसा लग रहा है जैसे एक ही देश में दो अलग अलग दुनिया चल रही हैं। एक तरफ शेयर बाजार हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, जहां भयंकर बूम आया हुआ है, सेंसेक्स ऊपर भाग रहा है और प्राइवेट कंपनियों का इन्वेस्टमेंट 67% तक बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ खड़ा है बेचारा एक आम सैलरी वाला इंसान, जिसकी रियल वेजेस यानी अगर महंगाई को एडजस्ट करके उसकी असल कमाई देखें तो 2019 के मुकाबले भी 1.7% नीचे गिर चुकी है। स्टॉक मार्केट लगातार नए हाई बना रहा है और मिडिल क्लास कर्ज और महंगाई के बोझ तले नीचे दबती जा रही है। हम सब एक ऐसे अजीब ग्रे जोन में फंस गए हैं जहां ना तो अमीरों वाले बड़े फायदे मिलते हैं और ना ही गरीबों वाली सरकारी सब्सिडी, बस बीच में पिस रहे हैं। और मुसीबत सिर्फ घर के अंदर नहीं है, बाहर के जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो भी सीधा हम पर असर डाल रहे हैं। रिजर्व बैंक का रेपो रेट 5.25% पर अटका हुआ है क्योंकि इन्फ्लेशन का खतरा अभी टला नहीं है। दुनिया भर में टेक कंपनियों में मंदी है। 92,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल लेऑफ्स हुए हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट भारत के आईटी सेक्टर पर भी पड़ा है। इंटरनेशनल लड़ाइयों और टेंशन की वजह से शिपिंग के रास्ते डिस्टर्ब हो गए हैं, एक्सपोर्ट गिर रहा है और तो और भारत के रूरल इलाकों में यानी गाँव में भी कंजम्पशन कम हो गया है। अब जब गांव में डिमांड ही नहीं होगी तो कंपनियों का प्रॉफिट गिरेगा और जाहिर है वो नई हायरिंग बंद कर देंगी। तो अब सवाल यह है कि क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? बिल्कुल नहीं। हमारा अगला सेक्शन है सर्वाइविंग द फाइनेंशियल स्टॉर्म। इस तूफान में खुद को कैसे बचाएं? सबसे पहले तो थोड़ा रिलैक्स हो जाइए क्योंकि एक बहुत अच्छी खबर भी है। भारत में किसी ट्रेडिशनल जीडीपी रिसेशन यानी टेक्निकल मंदी आने के चांसेस बहुत ही कम है। हमारे देश का जो मैथमेटिकल फ्लोर है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। हाईवेज बन रहे हैं, रेलवेज अपग्रेड हो रही हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है और प्राइवेट कंपनियों का 7,70,000 करोड़ का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है। तो कागजों पर और मैक्रो लेवल पर देश बिल्कुल ग्रो करता रहेगा, इकोनॉमी नहीं डूबने वाली। लेकिन जो आम इंसान है उसको इस बदलते हुए माहौल में खुद को बचाने के लिए थोड़ा स्मार्ट बनना ही पड़ेगा। और इसीलिए इस एक्सप्लेनर में हमने ये सॉलिड मिडिल क्लास सर्वाइवल गाइड तैयार की है। स्टेप 1, कोई भी मेडिकल या जॉब का झटका लगे उसे सहने के लिए आज ही एक इमरजेंसी फंड बनाइए, बहुत जरूरी है। स्टेप 2, क्रेडिट कार्ड और महंगे पर्सनल लोन के इस जहर से जितना हो सके दूर रहिए। सिर्फ दिखावे के लिए या नया फोन लेने के लिए कर्ज तो बिल्कुल मत लीजिए। स्टेप 3, अगर अपने करियर को सेफ रखना है ना,
तो नई AI बेस्ड स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब सिर्फ वो पुरानी डिग्री काम नहीं आएगी। और स्टेप 4, अनिश्चितता के इस दौर में जो भी बेकार के खर्चे हैं उन्हें आज से ही एकदम बंद कर दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब तूफान सिर पर आ जाए ना, तब छतरी खरीदने का कोई फायदा नहीं होता। आर्थिक अनिश्चितता के इस माहौल में जो लोग अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखेंगे, अपनी कमाई से कम खर्च करेंगे और आज ही अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देंगे, आखिर में सिर्फ वही लोग इस मिडिल क्लास क्राइसिस से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे। तो दोस्तों, इस पूरे डेटा और एनालिसिस को गहराई से समझने के बाद अब सोचने वाली बात यह है, आपको क्या लगता है, क्या सच में भारत एक बड़ी मंदी की तरफ बढ़ रहा है या फिर यह सिर्फ मिडिल क्लास के लिए डिजाइन किया गया एक भयंकर क्राइसिस है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनर वैल्यूएबल लगा तो प्लीज इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस फाइनेंशियल इल्यूजन की असलियत को समझ सकें। और हाँ, ऐसे ही पावरफुल, फैक्ट बेस्ड और रियल इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए अमीर बनोगे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले गहराई से भरे एनालिसिस में।